नमस्कार सभी को। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के तीसरे और अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन की सीरीज में प्रथम भाग में हमने डीएनए में रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले सारे एंजाइम्स के बारे में बात की थी, और जो दूसरा इसका चैप्टर था उसमें हमने प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स तो अंतर तो दोनों में है। जहाँ डीएनए की स्ट्रक्चर, उसकी क्वांटिटी, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, इनमें सब में अंतर है। और जहाँ प्रोकैरियोटिक वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में कैसे होता है। और मोर और लेस सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन कुछ अंतर है। यदि हम इसमें यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो ये डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है, इसका अमाउंट ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा या मोर कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, डीएनए के साथ असेंबल्ड होकर के क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो इन दोनों का सिंथेसिस, डीएनए और हिस्टोन का सिंथेसिस, सेल साइकिल के एस फेज में होता है। तो सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के समान इसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। टर्मिनेशन में और क्रोमोसोम के जो एंड पोर्शन जो होता है, एंड या सिरे जो होते हैं, वहाँ पर एक अलग एंजाइम काम करता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनली होता है डीएनए में। इसमें 3 स्टेप है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, उसके समान ही। पहली स्टेप जो है इनिशिएशन, हम उस पर चर्चा करते हैं। इनिशिएशन पे यहाँ पर लीनियर क्रोमोसोम होता है, और इस रेखीय गुणसूत्र पर एक से अधिक ओरिक रीजन उपस्थित होते हैं। यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है वो मोर देन 1 होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में। पूरे जीनोम में सभी ओरिक क्षेत्रों में ओपन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, फोर्क का निर्माण होता है, और साथ ही साथ दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं, यानी उनका डीनेचुरेशन होता है, एक ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है। इस ओपन कॉम्प्लेक्स में फोर्क बनती है, 2 लेफ्ट और राइट, और दोनों विपरीत दिशा में गति करके ये अगले जो रेप्लिकॉन होता है, रेप्लिकेशन फोर्क होता है, उसमें जाके मिलती है। कुछ इस तरह से डायग्राम में हम देख सकते हैं। ये 3 अलग अलग बिंदु दिए हुए हैं जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका ओरिक रीजन है। हर जगह पे एक रेप्लिकेशन फोर्क बन रही है, तो हर एक पे डबल, दोनों डायरेक्शन में फोर्क, और ये अलग अलग फोर्क धीरे 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 ये यहाँ पर आगे बढ़ते जाते हैं, और ये डीएनए का सिंथेसिस होता है, फोर्क में स्टार्ट हो जाता है। और एंड में, रेप्लिकेशन के एंड में, दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं इसमें नए सिंथेसिस हो जाता है, क्रोमेटिड फॉर्म में, या नए डीएनए का सिंथेसिस होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि रेप्लिकेंस या रेप्लिकेशन यूनिट क्या है। तो ओरिक्स रीजन जो होता है उसकी एक साइड, एक सिंगल साइड, जैसे इसमें हम देख रहे थे, यहाँ पर एक रेप्लिकेशन फोर्क है, वो सिंगल ही बॉक्स में हमने बता रखी है, ये एक रेप्लिकन है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम एक रेप्लिकन की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक जीवों में रेप्लिकन की साइज, फोर्क की गति, यानी फोर्क का जो मूवमेंट होता है, किस मूवमेंट जो है उसकी गति जो है लेफ्ट या राइट साइड में, और ये जो होती है ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक की तुलना में छोटी व धीमी होती है। यानी कि रेप्लिकन की साइज जो होती है वो स्मॉल होती है यूकैरियोट्स में, और फोर्क का मूवमेंट जो है वो भी इसमें स्लो होता है। तो यहाँ हम एक जीव के जीनोम में सभी रेप्लिकेंट्स में डीएनए रेप्लिकेशन साथ साथ नहीं होता है। यानी एक जीनोम में एक क्रोमोसोम एक डीएनए के ऊपर जो है जितने भी रेप्लिकेशंस होंगे वो एक साथ नहीं होंगे। रेप्लिकेशन की संख्या, रेप्लिकेशन फोर्क की साइज और इसकी गति की दर जो है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। यहाँ हम देख सकते हैं एक टेबल में, जैसे इकोलाई में नंबर ऑफ रेप्लिकन सिंगल होता है, और उसकी साइज जो है वो सामने दे रखी है, और इसकी स्पीड भी दे रखी है मूवमेंट फोर्क की, 50,000 बेस पेयर पर मिनट।
और यही हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखें, प्लांट्स में देखें, बीन्स, विशिया फाबा में, तो 35,000 इसमें रेप्लिकेंट्स होते हैं। और इसकी लेंथ जो है, एवरेज लेंथ, वो स्मॉल साइज है, 300 kb की है। तो ये जो है सब में अलग अलग यूकेरियोटिक जीवों में देखने को मिलती है। अब है रेप्लिकेशन ओरिजिन। हम इनिशिएशन प्रोसेस में चल रहे हैं, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन साइट के ओरिजिन के पास में एक ARS सीक्वेंस होती है जिसे ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन सीक्वेंस कहते हैं। ये रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए आवश्यक होती है और इसी ARS पर ही एक ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो होता है, एक मल्टी प्रोटीन जो होते हैं, ये जुड़े रहते हैं। ARS सीक्वेंस जो होते हैं इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, A, B1, B2, B3 एलिमेंट्स होते हैं। और ये सारे सीक्वेंस जो होते हैं वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए में हेल्प करते हैं। और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है वो प्रोकैरियोटिक के समान ही होता है। और जो एंजाइम्स इसमें भाग लेते हैं, हम जैसे DNA पॉलीमरेज एंजाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ 5 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड गामा। अब हम यहाँ इनकी पूर्व में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम सारे एंजाइम्स की बात कर चुके थे। तो अल्फा एंजाइम जो है वो रेप्लिकेशन DNA पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड के इक्वल होता है। डेल्टा जो है वो रेप्लिकेशन पॉलीमरेज थर्ड के इक्वल होता है। तो अल्फा और डेल्टा का काम है रेप्लिकेशन का, और बीटा जो है वो रिपेयरिंग का काम करता है। और ये जो है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एप्सिलॉन भी न्यूक्लियस में होता है। गामा एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA का माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल DNA का रेप्लिकेशन करता है। साथ में यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो अल्फा और डेल्टा के साथ में अटैच रहता है। अब एलोंगेशन प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस। एलोंगेशन का मतलब ये है जिसमें DNA का सिंथेसिस होता है, और ये प्रोकैरियोटिक प्रोसेस के समान ही होता है। और यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बाई डायरेक्शनली DNA सिंथेसिस हो रहा है, एक लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों ओर। और यहाँ पर CMG, यहाँ पे ये हेलिकेज है और ये कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है, इसके पीछे DNA पॉलीमरेज, इसमें अल्फा जुड़ा हुआ है और इसमें एप्सिलॉन भी अटैच है। और यही प्रोसेस में लीडिंग स्ट्रैंड पर कंटिन्यूस और लैगिंग स्ट्रैंड पर सेमी कंटिन्यूस DNA स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, बाई डायरेक्शनली होता है और फोर्क का मूवमेंट आगे बढ़ता जाता है और DNA का सिंथेसिस होता रहता है। तो ये प्रोसेस जो है एलोंगेशन का वो प्रोकैरियोट्स में उसके समान ही होता है। अब एलोंगेशन में हम देखते हैं एक जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कि यूकैरियोट्स में गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसके एंड जो होते हैं क्रोमोसोम के, उसके ऊपर एक हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस, टेंडम सीक्वेंसेस उपस्थित होती है, टीलोमियर सीक्वेंस कहलाती है। और इस टीलोमियर सीक्वेंस पर जो रेप्लिकेशन जो होता है वो स्पेसिफिक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है उस एंड्स का रेप्लिकेशन नहीं करता है। कारण यह है, वो भी हम इसमें देखेंगे कि गुणसूत्र के सिरों पर DNA का सिंथेसिस, वो इसका टीलोमियर रेप्लिकेशन कहलाता है। तो नए संश्लेषित DNA के 5 एंड पर उपस्थित RNA प्राइमर के हटने के बाद गैप रह जाता है। नया जो DNA का स्ट्रैंड बना है उसके 5 एंड पर प्राइमर उपस्थित होता है, जहां पर DNA पॉलीमरेज थर्ड जुड़ करके नया स्ट्रैंड बनाता है, चाहे वो लीडिंग का हो चाहे वो लैगिंग स्ट्रैंड पे हो। तो प्राइमर हट जाएगा बाद में, तो 5 एंड पर प्राइमर जो हट जाएगा तो वहां एक स्पेस रह जाता है खाली। यदि इस खाली स्पेस को नहीं भरा जाए तो कई रेप्लिकेशन साइकिल के बाद में ये क्रोमोसोम के एंड है वो छोटे होते जाएंगे। तो एंड छोटे होते जाएंगे तो इसका मतलब जेनेटिक लॉस हो जाएगा। इसके लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो थर्ड एंड होता है उसमें एक सीक्वेंस होती है, वो ओवरहैंग सीक्वेंस कहलाती है और वो बढ़ी हुई सीक्वेंस होती है। तो दोनों ब्लंट एंड नहीं होते हैं और यहाँ पे स्टिकी एंड होते हैं क्रोमोसोम के। तो वहाँ पर टीलोमरेज एंजाइम जो होता है वो इसको थर्ड एंड को बढ़ाने का काम करता है। ये हम यहाँ समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो डायग्राम है जिसमें डबल स्ट्रैंड DNA आफ्टर रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड यदि है वो अलग हो जाते हैं, एक 5 to 3 और 3 to 5। एक तो लेफ्ट साइड में एरो है जिसमें नए DNA के स्ट्रैंड बने, ऐसे ही नीचे की तरफ यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन में ये नया स्ट्रैंड बना है। तो RNA प्राइमर जहाँ अटैच हुआ है 5 एंड पर, ये प्राइमर बाद में
हट जाएगा, जो ही प्राइमर हट जाएगा तो वहाँ पर स्पेस रह जाता है खाली। ये जो गैप जो है ये प्राइमर को हटाने के बाद बना है। तो ऐसे यदि हर साइकिल के बाद में ये गैप रह जाएगा तो धीरे धीरे क्रोमोसोम जो है वो स्मॉल होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पर एंड पर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम के द्वारा इसका रेप्लिकेशन किया जाता है। तो वहाँ पर वो एंजाइम है टीलोमरेज। टीलोमरेज एंजाइम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, और आरएनए की जो सीक्वेंस होती है वो थर्ड एंड की ओवरहैंग सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। और थर्ड एंड जो है वो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहले नंबर पे सबसे ऊपर ये थर्ड एंड जो है जिसमें बढ़ी हुई सीक्वेंस है ये कहलाती है ओवरहैंग सीक्वेंस। और इसकी ये सीक्वेंस और जो टीलोमरेज एंजाइम होता है उसके आरएनए की सीक्वेंस होती है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अंतर इतना होता है कि आरएनए में उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, और टीलोमरेज थर्ड सिरे पर जुड़कर थर्ड एंड पर आरएनए के पूरक नए न्यूक्लियोटाइड जोड़कर उस एंड को लंबा करता है। तो यहाँ पर थर्ड एंड पर ये टीलोमरेज एंजाइम पहले दो न्यूक्लियोटाइड पर अटैच हो जाएगा और सामने नए न्यूक्लियोटाइड अटैच करता रहेगा, और इस प्रकार ये थर्ड एंड को इंक्रीज करता रहेगा और ये थर्ड एंड काफ़ी लंबा होता जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर थर्ड एंड के सामने जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर प्राइमर आएगा यहाँ पे नीचे, और नया प्राइमर के थर्ड एंड पर डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, वो नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा, देन बाद में लाइगेज के द्वारा इसका फिलअप किया जाएगा। तो यह जो है एंड का जो सिंथेसिस होता है वो टीलोमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो थर्ड एंड जो है वो ओवरहैंग सीक्वेंस काफ़ी लंबी सीक्वेंस होती है, इसको बढ़ाना ज़रूरी होता है, तभी जा करके अगले साइकिल में जेनेटिक लॉस को बचा सकते हैं। अब है इसकी तीसरी स्टेप, वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब रेप्लिकेशन का एंड होना। तो दो रेप्लिकेशन फोर्क जब आपस में मिलते हैं तो एमसीएम हेलिकेज पर यूबीक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स आकर के अटैच होता है। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे दो फोर्क जो है वो आकर के जब यहाँ पर मिलती है तो एमसीएम हेलिकेज, ये येलो कलर में एक मल्टी प्रोटीन एमसीएम हेलिकेज एंजाइम जो है वो दोनों जुड़े हुए हैं दोनों फॉर्म की तरफ, एक लेफ्ट साइड से और दूसरा राइट साइड से आया है। यहाँ पर यूबीक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स जो है वो आके अटैच होता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इसको यूबीक्विटिनाइज कर देता है एमसीएम को, और विद द हेल्प ऑफ P97, ये एक सेग्रीगेज एंजाइम है, और इसके जुड़ते ही ये हेलिकेज वहाँ से डिसेंबल हो जाएगा और यहाँ पर रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये यूकैरियोटिक टर्मिनेशन रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन की प्रोसेस है, और जहाँ पर ये दोनों फोर्क आपस में मिल जाएगी और नए डीएनए जो है डीएनए है उसके पार्ट जो आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है वो रेप्लिकेशन जो है प्रोसेस यूकैरियोट्स में कंप्लीट होती है। और उम्मीद है आपको इसमें अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।